जैनब की भी मौत इसमें हुई है। तो अब नसरुल्लाह मारा गया है तो हिजबुल्लाह को रिटेलिएट तो करेगा, ये स्वाभाविक सी बात है, लेकिन इसको लेकर अब इजराइल काफी ज्यादा एक्टिव मोड में है। ये भी आपको बता दें कि एक ऑपरेशन के तहत इजराइल ने ये टारगेट बनाया था कि नसरुल्लाह चीफ को, हिजबुल्लाह चीफ को मार गिराना है। अब क्योंकि ये दावा किया जा रहा है, इसको लेकर अब इजराइल अपने सैनिकों को, अपनी भी उसकी जितनी भी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, उन सबको रेडी टू अटैक मोड में रख चुका है। ऑपरेशन की तैयारी में इजराइल एक तरफ है तो लेबनान अटैक के मोड में। और इधर हिजबुल्लाह ने इजरायली हमले के 20 घंटे के बाद चीफ हसन नसरुल्लाह के मारे जाने की पुष्टि की है। हिजबुल्लाह ने शनिवार शाम 5 बजे कहा है कि शुक्रवार रात 9:30 बजे इजराइल के हवाई हमलों में नसरुल्लाह की मौत हो गई। इजरायली सेना ने राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 80 टन बम से हमला किया। यह इतना भीषण था कि आसपास की 6 बिल्डिंग ध्वस्त हो गईं। यह भी बताया जा रहा है कि नसरुल्लाह अपनी बेटी के साथ यही मौजूद था। आईडीएफ ने यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि अब दुनिया को नसरुल्लाह से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आतंक नहीं फैला पाएगा। नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद ईरान, इराक, लेबनान और सीरिया में राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। ईरान ने 5 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। इधर इजरायली सेना के सबसे भीषण हमले में हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह मारा गया। हसन नसरुल्लाह करीब 32 साल से हिजबुल्लाह का चीफ था, लेकिन उसकी मौत के चंद घंटों के बाद ही सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर हिजबुल्लाह का अगला चीफ कौन होगा। मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक अगर बात करें तो नए हिजबुल्लाह चीफ के तौर पर सामने कई नाम आ रहे हैं, लेकिन 2 नाम ऐसे हैं जो हिजबुल्लाह के नए चीफ के तौर पर आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। कौन कौन है वो, देखिए रिपोर्ट। मारा गया हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह। अब कौन संभालेगा हिजबुल्लाह की कमान? किसे मिलेगी हिजबुल्लाह चीफ की गद्दी? हाशिम सफीउद्दीन या शेख नईम कासिम में से कौन? नसरुल्लाह की मौत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि हिजबुल्लाह के चीफ के तौर पर कौन गद्दी पर बैठेगा। इजराइल लेबनान के बीच तनाव वाले माहौल में 2 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, जिनमें पहला नाम है हाशिम सफीउद्दीन का और दूसरा नाम है शेख नईम कासिम का। इन्हीं दोनों में से एक को आने वाले कुछ ही दिनों में हिजबुल्लाह की कमान सौंपे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक नए हिजबुल्लाह चीफ के तौर पर सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो है हाशिम सफीउद्दीन का। सफीउद्दीन हाशिम हसन नसरुल्लाह का चचेरा भाई है। हाशिम हिजबुल्लाह की पॉलिटिकल विंग का लीडर भी है। हसन नसरुल्लाह की तरह ही हाशिम भी मौलवी है। शिया नेताओं की तरह काली पगड़ी पहनने पर हाशिम को 2017 में अमेरिका ने टेरर कमांडर घोषित किया। हिजबुल्लाह के करीबी सूत्र ने कहा कि नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी माने जाने वाला हाशिम सफीउद्दीन शुक्रवार के हमले में जिंदा बच निकला था। बताया जा रहा है कि हाशिम की वेशभूषा और हाव भाव नसरुल्लाह से मिलते जुलते हैं। 3 दशक से हाशिम सफीउद्दीन हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप में शामिल है। हाशिम लेबनान के टेरर ग्रुप का फाइनेंस चीफ बताया जाता है। नसरुल्लाह के खात्मे के बाद हाशिम मिलिट्री विंग का कमांडर भी बन सकता है। हाशिम को संगठन के चेहरे के तौर पर स्थापित करने के लिए उसको दुनिया के अन्य देशों के नेताओं से मिलने के लिए कहा गया था। ईरान के साथ सफीउद्दीन के मजबूत रिश्ते हिजबुल्लाह चीफ के लिए उसकी दावेदारी को और भी ज्यादा मजबूत करते दिखाई देते हैं। वहीं हिजबुल्लाह के नए चीफ के तौर पर एक और नाम भी सामने आया है और ये है शेख नईम कासिम का। शेख नईम कासिम को भी हिजबुल्लाह का नया चीफ बनाया जा सकता है। शेख नईम कासिम एक शिया लेबनानी मौलवी और राजनीतिज्ञ है। वो हिजबुल्लाह में दूसरे नंबर का नेता है और उसके पास डेप्यूटी चीफ का पद है। दक्षिणी लेबनान के खफर फिला में जन्मा नईम कासिम 1982 में हिजबुल्लाह के संस्थापक सदस्यों में से है। कासिम ने 1992 से हिजबुल्लाह के दूसरे नंबर के कमांडर के रूप में काम किया है। शेख नईम कासिम हिजबुल्लाह का प्रवक्ता भी रह चुका है।
रिपोर्टों की माने तो अगले कुछ दिनों में हिजबुल्लाह के नए चीफ के नाम का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में साफ है कि हसन नसरल्लाह के सफाई के बाद भी इजराइल की टेंशन खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि हिजबुल्लाह की मौत का बदला लेने का ईरान ने प्लान बनाया है, जिसमें हिजबुल्लाह का नया चीफ एक अहम भूमिका निभा सकता है। और इधर हिजबुल्लाह ने इजरायली हमले के 20 घंटे के बाद चीफ हसन नसरल्लाह के मारे जाने की पुष्टि की है। हिजबुल्लाह ने शनिवार शाम 5 बजे कहा कि शुक्रवार रात 9:30 बजे इजरायल के हवाई हमलों में नसरल्लाह की मौत हो गई। इजरायली सेना ने राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 80 टन बम से हमला किया। ये इतना भीषण था कि आसपास की 6 बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। ये भी बताया जा रहा है कि नसरल्लाह अपनी बेटी के साथ यहीं मौजूद था। आईडीएफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि अब दुनिया को नसरल्लाह से डरने की जरूरत नहीं है। इजराइल ने क्लेम किया है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर नासरुल्लाह हसन को बेरूत में मार दिया है। इसका मतलब उनके पास पिन पॉइंट इंटेलिजेंस थी किस बिल्डिंग में किस जगह नासरुल्लाह हसन है। उनकी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज की तो दाद देनी पड़ेगी। उम्मीद तो ये थी कि उनके पास 1,50,000 से ज़्यादा रॉकेट और मिसाइल हैं और वो ताबड़तोड़ हमले करेंगे, 1500 रॉकेट प्रतिदिन फायर करेंगे, लेकिन 200-300 रॉकेट ही फायर किए गए। पहली वजह तो ये हो सकती है कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स में उनके रॉकेट ही उड़ा दिए गए जो कि वो फायर करना चाहते थे। इसके पहले कि वो फायर कर सकते थे उनको निस्तनाभूत कर दिया। और हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद इजरायली सेना ने पूरे लेबनान में हमले बेहद तेज कर दिए हैं। इधर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह ऐलान कर दिया है कि हिजबुल्लाह के साथ साथ अब ईरान को भी नहीं छोड़ा जाएगा। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। मार दिया हिजबुल्लाह चीफ, काले ताबूत में जाएंगे ईरान, सीरिया, यमन। शुक्रवार को बेरूत में इजरायली वायुसेना ने जिस तरह से हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को भीषण धमाके से उड़ाया, उसे देखकर पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मच चुका है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का मारा जाना लेबनान युद्ध का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब लेबनान में एक भी हिजबुल्लाह का ऐसा टॉप कमांडर नहीं बचा है जो इजराइल से जंग करने की हिम्मत कर सके। एक भी हिजबुल्लाह का ऐसा कमांडर नहीं बचा है जो इजराइल से जंग पर बड़ा फैसला ले सके। צה"ל נמצא במוכנות שיא בכל הגזרות. אנחנו עדיין בודקים את תוצאות התקיפה של המפקדה המרכזית של חיזבאללה שמוקמה מעל לבניינים אזרחיים בלב שכונת הדחיה בתוך מרחב תת-קרקעי. אנחנו נעדכן ברגע שנדע. אנחנו יודעים שהתקיפה שלנו הייתה מאוד מדויקת. इधर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। दावा किया जा रहा है कि खामनेई ने अपने कमांडर्स को साफ आदेश दे दिया है कि अब पूरे मिडिल ईस्ट में भयंकर जंग होने जा रही है और अब ईरान को इजराइल से जंग करने के लिए आखिरी युद्ध करना होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र में पूरे मिडिल ईस्ट में भयंकर जंग से जुड़ा एक ऐसा नक्शा दिखा दिया है जिसने ईरान, सीरिया, लेबनान, यमन और इराक के होश उड़ा दिए हैं। अब तो ये भी खबरें आ रही हैं कि हमास के बाद हिजबुल्लाह का पूरी तरह से सफाया होते ही इजराइल ईरान को भी पूरी तरह से तबाह करने में जुट जाएगा। इन दो तस्वीरों से साफ समझा जा सकता है कि इजराइल हमास और हिजबुल्लाह के सफाई को लेकर कितनी बड़ी जंगी तैयारी कर चुका था। एक तरफ उसने 27 दिसंबर दिन शुक्रवार को हिजबुल्लाह का सबसे पावरफुल चेहरा और चीफ हसन नसरल्लाह को मार डाला, तो वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू ने दुनिया को वो नक्शा दिखा दिया है जिसमें फिलिस्तीन का वजूद ही नहीं है। नेतन्याहू ने यही दिखाने की कोशिश की है कि हमास का सफाया हो चुका है, फिलिस्तीन का मुद्दा कब्र में दफन हो गया है। वहीं नसरल्लाह को मारकर इजराइल ने दिखा दिया है कि लेबनान की तरफ से जो मिसाइल और रॉकेट हमले हो रहे थे उनका जवाब उन्हें दे दिया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक अब नसरल्लाह दुनिया को डरा नहीं पाएगा। और अब जरा नेतन्याहू के हाथ में मौजूद दो रंग
के नक्शों की डिटेल भी जान लीजिए, देखिए रिपोर्ट। इजरायली सेना के तेवर इस वक्त बेहद खतरनाक हो चुके हैं। हमास के बाद हिजबुल्लाह। जरा देखिए, नेतन्याहू के दोनों हाथों में दो तरह के नक्शे हैं। एक नक्शा काले रंग से रंगा हुआ है, दूसरा नक्शा हरे रंग से रंगा हुआ है। काले रंग से रंगे नक्शे में ईरान, इराक, सीरिया और यमन को दिखाया गया है, जबकि हरे रंग से रंगे नक्शे में मिस्र, सूडान, सऊदी अरब और भारत समेत कई देशों को दिखाया गया है। नेतन्याहू के हाथ में मौजूद दोनों नक्शों में गौर करने वाली बात यह है कि इनमें फिलिस्तीन को पूरी तरह से मिटा दिया गया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि नक्शों को देखकर मिडिल ईस्ट के कई देश क्यों घबरा गए हैं। अब जरा नेतन्याहू के हाथ में मौजूद दो रंग के नक्शों की डिटेल भी जान लीजिए। नेतन्याहू के हाथ में काले रंग के नक्शे में ईरान, इराक, सीरिया और यमन को दुश्मन देशों के रूप में दिखाया गया है, जबकि हरे रंग के नक्शे में मिस्र, सूडान, सऊदी अरब और भारत समेत कई देश हैं। ईरान, इराक, सीरिया और यमन वाले नक्शे पर अभिशाप यानी द कर्स लिखा हुआ है। वहीं बाएं हाथ में मिस्र, सूडान, सऊदी अरब और भारत सहित देशों वाले नक्शे पर आशीर्वाद द ब्लेसिंग लिखा हुआ है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इन दोनों नक्शों में से फिलिस्तीन के वजूद को मिटा दिया गया है। अब दुनिया के कई देशों की सरकार नेतन्याहू के हाथ में मौजूद काले और हरे नक्शों को डिकोड करने में जुट गई है। फिलहाल नेतन्याहू ने साफ संकेत दे दिया है कि हिजबुल्लाह के बाद ईरान पर इजराइल हमला जरूर करेगा। It's a map of a curse. It's a map of an arc of terror that Iran has created and imposed from the Indian Ocean to the Mediterranean. Iran's malignant arc has shut down international waterways. It cuts off trade. It destroys millions, destroys nations from within, and inflicts misery on millions. हिजबुल्लाह का सफाया, ईरान पर हमले की तैयारी। इजरायली सेना का लेबनान की राजधानी बेरूत समेत कई इलाकों पर मिसाइल हमला अभी भी जारी है। इजराइल ने बेरूत के दहिया शहर के रहने वाले लोगों को तुरंत इलाका खाली करने को कहा है। इजरायली सेना का कहना है कि इनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले के लिए कर रहा है। इधर इजराइल ने लेबनान सीमा पर अतिरिक्त टैंक और बख्तरबंद वाहन तैनात कर दिए हैं। नेतन्याहू ने सेना को लेबनान में जमीनी हमले के लिए पूरी तरह से तैयार रहने को कहा है। कल बेरूत में इजराइल के फाइटर जेट F-35 से भयंकर हमले किए गए थे, जिसमें न सिर्फ हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह मारा गया, बल्कि शहर को भयंकर नुकसान हुआ है। जरा देखिए बेरूत में हुए धमाकों से जुड़ी अभी की बड़ी खबरें क्या आ रही हैं। इजरायली सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नादाफ शोशानी ने एक्स पर पोस्ट कर नसरुल्लाह के मारे जाने की पुष्टि की है। इजरायली सेना के प्रवक्ता डेविड अब्राहम ने बताया, एयर स्ट्राइक में 64 साल का हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह मारा गया है। हसन नसरुल्लाह को मारने वाले ऑपरेशन का नाम न्यू ऑर्डर था। नसरुल्लाह की मौत के दावे के बाद इजरायली सेना ने कहा, जो भी इजराइल को धमकाएगा, हमें पता है कि उस तक कैसे पहुंचना है। ये हमारी क्षमता का अंत नहीं है। इजरायली न्यूज चैनल के मुताबिक एयर स्ट्राइक में नसरुल्लाह के अलावा उसकी बेटी ज़ैनब भी मारी गई है। इसके अलावा हिजबुल्लाह के दक्षिण फ्रंट का कमांडर अली कारकी भी ढेर कर दिया गया है। हमले में हिजबुल्लाह के मिसाइल यूनिट के कमांडर मोहम्मद अली इस्माइल और डिप्टी हुसैन अहमद इस्माइल भी मारे गए हैं। हिजबुल्लाह चीफ का भाई हाशिम सैफुद्दीन भी कल बेरूत हमले में मारा गया है। और अब जरा नेतन्याहू के हाथ में मौजूद दो रंगों के नक्शे को हमने आपको दिखाया, और अब हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में गदर मच गया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली मिसाइल हमलों की वजह से लेबनान में 700 से ज्यादा लोग मारे गए और इसके अलावा 5 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर वहां से जाना पड़ा है। देखिए रिपोर्ट। इधर पीएम नेतन्याहू ने इजरायली दुश्मनों पर भड़कते हुए कहा है कि हमारे पास स्टील की नसें हैं। पीएम नेतन्याहू ने बेरूत में इजरायली हमले के बाद कहा कि हमारे दुश्मन सोचते हैं कि हम मकड़ी के जाल की तरह हैं, लेकिन हमारे पास स्टील की नसें हैं। हम आपको बता दें कि नसरुल्लाह कई बार अपने भाषणों में इजराइल को मकड़ी का जाल बता चुका था, लेकिन अब इजराइल के इसी बारूदी जाल में फंसकर वो मारा जा चुका है। हालांकि ईरान का अभी भी यही दावा है कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह जिंदा है, लेकिन ईरान कोई सबूत नहीं दिखा पा रहा है।
न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बेरूत पर इजरायली हमले के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई ने शुक्रवार रात अपने घर पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। बैठक में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने इजरायली हमले की निंदा की और इसे वॉर क्राइम बताया। खामनेई के सलाहकार अली लारीजानी ने कहा कि इजराइल हद पार कर रहा है, लोगों की हत्या से समाधान नहीं निकलेगा, दूसरे लोग उनकी जगह ले लेंगे। I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach. And that's true of the entire Middle East. गजा और लेबनान जंग धीरे धीरे पूरे मिडिल ईस्ट में फैल रही है। मिडिल ईस्ट के नक्शे पर आपको जो देश दिखते हैं, उनमें एक तरफ यहूदी देश इजराइल है, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम मुल्क बहरीन, इराक, ईरान, फिलिस्तीन, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूएई और यमन है। कुल 14 देश हैं। बाकी 2 और देशों तुर्की और लीबिया को भी मिडिल ईस्ट का ही हिस्सा माना जाता है। तो हो गए कुल 16 देश और इन 16 देशों में से 15 देश तो मुस्लिम है, जबकि इकलौता यहूदी देश है जो 15 देशों से लड़ने का इरादा रखता है। हालांकि नेतन्याहू ने मिडिल ईस्ट के कम से कम 6 देशों को इजराइल की तरफ मिला लिया है। इसलिए ईरान, लेबनान, सीरिया, इराक और यमन के लिए इजराइल को आसानी से हरा पाना लगभग असंभव है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में गदर मच गया है। इजराइल 9 दिनों से लेबनान में मिसाइल हमले कर रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली मिसाइल हमलों की वजह से लेबनान में 700 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इसके अलावा 5 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। इजराइल ने लेबनान में चलाए जा रहे ऑपरेशन को नॉर्दर्न एरोज नाम दिया है। अब देखना होगा कि हिजबुल्लाह संगठन में 32 साल से चीफ रहे नसरल्लाह के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह इजराइल से जंग कैसे करता है। और गाजा के बाद लेबनान में अटैक कर इजराइल ने दिखा दिया है कि वो अपने दुश्मनों के खिलाफ चुप नहीं बैठने वाला है। यूएनजीए में इजरायली प्रधानमंत्री के तेवर से यह साफ हो चुका है कि इजराइल की ओर नजर उठाने वालों का अंजाम बेहद बुरा होगा, फिर चाहे पूरी दुनिया ही उसके खिलाफ क्यों ना हो। गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह का हिसाब करने के बाद इजराइल रुकने वाला नहीं है। आशंका जताई जा रही है कि इजराइल एक बार फिर ऑपरेशन फोकस शुरू करने वाला है, जैसा कि उसने 1967 में मिस्र, जॉर्डन और सीरिया के खिलाफ हुए 6 दिन के युद्ध के दौरान किया था। क्या है ऑपरेशन फोकस और कौन कौन से देश होंगे इसमें टारगेट, देखिए इस रिपोर्ट में। इजराइल का ऑपरेशन फोकस रिटर्न्स। 57 साल बाद इजराइल फिर दोहराएगा इतिहास। अब इजराइल के टारगेट पर सीरिया, इराक और यमन। करीब 1 साल से गाजा में सैन्य ऑपरेशन के दौरान इजराइल हमास के कई बड़े लीडर और टॉप कमांडरों को अंजाम तक पहुंचा चुका है। दुश्मन को चुन चुन कर मारने वाली इजरायली सेना ने लेबनान में भी हिजबुल्लाह का हिसाब करना शुरू कर दिया है। महज 10 दिन के अंदर हिजबुल्लाह के कई बड़े कमांडर ढेर किए जा चुके हैं, यानी इजराइल अब अपने लक्ष्य को पूरा करने के करीब है। लेकिन नेतन्याहू की फौज इस बार किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है, लिहाजा आशंका जताई जा रही है कि इजराइल एक बार फिर ऑपरेशन फोकस शुरू करने वाला है। इस ऑपरेशन के तहत 1967 में इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया पर हमले शुरू किए थे और माना जा रहा है कि अब ऑपरेशन फोकस रिटर्न्स का टारगेट सीरिया, इराक और यमन बनने वाले हैं। सीरिया, इराक और यमन टारगेट पर क्यों? यूएनजीए में नेतन्याहू की स्पीच से मिला संकेत। ईरान के प्रॉक्सी गुटों पर इजराइल करेगा वार। दरअसल शुक्रवार को इजराइल के पीएम जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी स्पीच दे रहे थे, तो वहीं इसके संकेत मिल गए थे। नेतन्याहू ने स्पीच के दौरान 2 नक्शे दिखाए, एक को दुनिया के लिए आशीर्वाद बताया तो दूसरे को अभिशाप। नेतन्याहू ने कहा कि पिछली बार मैंने एक नक्शा दिखाया था जिसमें इजराइल और उसके साथ ही अरब देश एशिया को यूरोप से जोड़ रहे थे। नेतन्याहू ने इसे दुनिया के लिए आशीर्वाद बताया तो वहीं दूसरे नक्शे को नेतन्याहू ने आतंक का नक्शा बताया। इजरायली प्रधानमंत्री ने दोनों नक्शों को दिखाकर कहा कि एक तरफ भविष्य की उम्मीद है तो दूसरी तरफ भविष्य का अंधकार। दरअसल इस दूसरे नक्शे में ईरान, इराक, सीरिया और यमन को काले रंगों में रंगकर अभिशाप बताया गया था। माना जा रहा है कि इजराइल सीधे तौर पर ईरान पर हमला नहीं करेगा, वो चाहता है कि ईरान खुद इस जंग में कूदे।
इसलिए वो हमास और हिजबुल्लाह के बाद इराक, सीरिया और यमन में मौजूद ईरान के प्रॉक्सी गुटों को निशाना बनाने की योजना बना रहा है। दशकों पुरानी है इजराइल और अरब देशों की दुश्मनी। 1967 में इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया से जंग जीती थी। इजराइल ने शुरू किया था ऑपरेशन फोकस। करीब 100 साल पहले फिलिस्तीन पर ब्रिटेन का कब्जा था और ब्रिटिश ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटकर यहूदियों के लिए स्वतंत्र इजराइल राष्ट्र बनाने का वादा किया था। लेकिन अरब जगत के देश इजराइल की स्थापना के खिलाफ थे। आखिरकार विवाद बिना सुलझाए 1948 में ब्रिटिश शासक मिडिल ईस्ट के इस हिस्से से चले गए और इजरायली नेताओं ने 14 मई 1948 को स्वतंत्र इजराइल की घोषणा कर दी। इजराइल के गठन के अगले ही दिन मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और इराक ने इजराइल पर हमला कर दिया। ये पहला अरब इजराइल संघर्ष था। करीब 1 साल तक चले इस युद्ध में इजराइल की जीत हुई और जंग के खत्म होने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने स्वतंत्र फिलिस्तीन के लिए आधी जमीन मुकर्रर कर दी। यहीं से फिलिस्तीनियों के लिए त्रासदी का दौर शुरू हो गया। इस दौरान करीब 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को विस्थापित होना पड़ा क्योंकि यहूदी सेना ने उन्हें उनके घरों से बेदखल कर दिया था। इसके बाद साल 1967 में दूसरा अरब इजराइल संघर्ष हुआ। 6 दिन तक चले इस युद्ध को 6 डे वॉर के नाम से भी जाना जाता है। 5 जून 1967 से 10 जून तक इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया के खिलाफ जंग लड़ते हुए कामयाबी हासिल की। इन तीनों देशों के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई को ही ऑपरेशन फोकस कहा जाता है। इस युद्ध के नतीजों ने मिडिल ईस्ट का नक्शा ही बदल दिया। दरअसल इस जंग के परिणाम स्वरूप गाजा पट्टी और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप पर इजराइल का कब्जा हो गया। यही नहीं, जॉर्डन से पूर्वी जेरूसलम सहित वेस्ट बैंक और सीरिया से गोलन हाइट्स भी इजराइल ने छीन लिया था। और अब 57 साल बाद इजराइल एक बार फिर ऑपरेशन फोकस का सहारा लेकर इराक, सीरिया और यमन के बहाने ईरान को सबक सिखाना चाहता है कि वो अपने दुश्मनों को किसी भी कीमत पर छोड़ता नहीं है।